क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जहां से गुजरने वाला हर ट्रक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता? मैं नहीं जानता कि लोग उसे श्राप कहते हैं, अफवाह कहते हैं या किसी अनदेखी ताकत का खेल। लेकिन उस रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब आधी रात को किसी ट्रक का एयर हॉर्न सुनाई देता है तो मुझे वही रात याद आ जाती है। शायद मेरी बात सुनकर आप मुझे पागल समझें, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है। पिछले 17 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। मैंने बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते भी देखे हैं, तपते रेगिस्तान भी और सैकड़ों सुनसान हाईवे भी। इतने सालों में मैंने न जाने कितनी अजीब बातें सुनी, कहीं भूत की, कहीं चुड़ैल की, तो कहीं उन रास्तों की जहां रात के बाद कोई रुकता नहीं। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे। बचपन से मैं उनके साथ लंबी यात्राओं पर जाता था। उन्होंने मुझे सिर्फ ट्रक चलाना नहीं सिखाया, बल्कि सफर के नियम भी सिखाए। वह हमेशा कहते थे, राघव, सड़क पर सबसे खतरनाक चीज तेज रफ्तार नहीं होती, बल्कि वह होती है जो तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। उस समय मुझे उनकी बात एक पुराने ड्राइवर की सीख लगती थी। लेकिन 3 साल पहले एक बरसाती रात में मुझे उनकी हर बात का मतलब समझ आ गया। उस रात मैं एक ऐसा सीलबंद कंटेनर लेकर निकला था जिसे रास्ते में किसी भी कीमत पर खोलना मना था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कंटेनर के अंदर जो था वह हमारी मंजिल तक पहुंचना ही नहीं चाहता था। सुबह करीब 9 बजे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के यार्ड पहुंचा। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। मैंने उसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। ऑफिस के अंदर मालिक पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, राघव, आज का माल बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में सुबह होने से पहले इसे देवगढ़ इंडस्ट्रियल जोन पहुंचना चाहिए। देर हुई तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मैंने सिर हिलाया और कागजात देखने लगा। तभी मेरी नजर एक लाइन पर अटक गई। कंटेनर सील रहेगा। रास्ते में किसी भी स्थिति में इसे खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसी शर्तें पहले भी देखी थीं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यार्ड में पहुंचा तो मेरा हेल्पर इमरान पहले से ट्रक की जांच कर रहा था। पिछले 5 सालों से वह मेरे साथ था। मुश्किल से मुश्किल सफर में भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। मुझे देखते ही हंसकर बोला, भैया, आज तो माल बड़ा खास लग रहा है। चारों तरफ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कंटेनर के आसपास 4 निजी सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वे किसी सामान की नहीं, किसी राज की रखवाली कर रहे हों। कुछ ही देर बाद एक अधिकारी आया। उसने बिना मुस्कुराए कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवाए और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, रास्ते में कोई भी कुछ भी कहे, कंटेनर मत खोलना। अगर अंदर से आवाज भी आए तब भी नहीं। उसकी यह बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगा शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान का एक भी निशान नहीं था। और उसी पल कंटेनर के अंदर से बहुत हल्की धक 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 की आवाज सुनाई दी। कंटेनर के अंदर से आई धक 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 की आवाज सुनते ही मैं और इमरान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने सोचा शायद अंदर रखी कोई भारी मशीन रास्ते में हिल गई होगी, लेकिन तभी सामने खड़े सुरक्षा अधिकारी ने तेज आवाज में कहा, पीछे मत जाना और कंटेनर के पास खड़े मत रहना। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसा मैंने किसी प्रशिक्षित आदमी में पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही सेकंड बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। अधिकारी ने गहरी सांस ली, सील को एक बार फिर ध्यान से देखा और बोला, अब निकल जाइए। और याद रखिए, रास्ते में अगर कोई आपको इस कंटेनर के बारे में पूछे तो कुछ मत बताइए। उसकी आखिरी बात मेरे दिमाग में अटक गई। आखिर एक साधारण माल के लिए इतनी सख्त हिदायतें क्यों? मैंने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया
और ट्रक धीरे धीरे यार्ड से बाहर निकल गया। शुरुआत के कई घंटे बिल्कुल सामान्य रहे। मैं और इमरान रास्ते भर बातें करते रहे, कभी पुराने सफरों की यादें, कभी घर परिवार की बातें, तो कभी अगले महीने की छुट्टियों की योजना। शाम ढलते ढलते आसमान पर काले बादल छा गए, हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने वाइपर चला दिए और हेडलाइट ऑन कर दी। इमरान ने मोबाइल निकालकर रास्ता देखा, फिर बोला, भैया आगे से 2 रास्ते हैं, एक लंबा हाईवे और दूसरा छोटा पहाड़ी रास्ता। अगर छोटा रास्ता ले लिया तो कम से कम 2 घंटे बच जाएंगे। मैंने बिना ज्यादा सोचे छोटा रास्ता चुन लिया। मुझे क्या पता था कि उसी एक फैसले की वजह से हम ऐसी सड़क पर पहुंचने वाले थे जिसका नाम आज भी पुराने ट्रक ड्राइवर रात में लेने से डरते हैं। बारिश अब पहले से तेज हो चुकी थी, पहाड़ी सड़क पूरी तरह भीग चुकी थी और ट्रक की हेडलाइटें ही अंधेरे को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखा रही थीं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, इतने ऊंचे पेड़ कि उनकी चोटियां भी अंधेरे में गायब हो चुकी थीं। हवा जब उनके बीच से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। इमरान अब पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था। वह बार बार शीशे से बाहर झांक रहा था, जैसे उसे किसी अनजान चीज का एहसास हो रहा हो। कुछ मिनट बाद उसने धीमी आवाज में कहा, भैया आपने ध्यान दिया? मैंने सड़क से नजर हटाए बिना पूछा, क्या? वह बोला, पिछले आधे घंटे से हमें न कोई ट्रक मिला, न कोई कार और न ही पीछे कोई गाड़ी दिखाई दे रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सचमुच हमारे पीछे कई किलोमीटर तक सिर्फ अंधेरा था। मैंने हंसते हुए कहा, रात का समय है इसलिए सड़क खाली होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अपने शब्दों पर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। उसी समय ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप बंद हो गया। उसके बाद सिर्फ खर्र 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 जैसी आवाज आने लगी। मैंने कई बार स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब शोर सुनाई दे रहा था। इमरान ने अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर साफ लिखा था, नो नेटवर्क। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान बनाते हुए बोला, लगता है अब दुनिया से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले सड़क के किनारे लगा एक बहुत पुराना टूटा हुआ लोहे का बोर्ड हमारी हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दिया। उस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, चेतावनी, आगे का रास्ता रात 12 बजे के बाद सुरक्षित नहीं है। और ठीक उसके नीचे किसी ने ताजे लाल रंग से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, पीछे मत देखना। मैंने तुरंत दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार वहां कुछ भी नहीं था। मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि लगातार ड्राइव करने की वजह से शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। आखिर कई घंटों से मैं बिना रुके ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी इमरान ने धीमी आवाज में कहा, भैया आपने भी देखा था ना? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने कांपती उंगली से कंटेनर की तरफ इशारा किया। अभी उस दरार में कोई चेहरा था। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं वहां कुछ नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो इमरान का डर और बढ़ जाएगा। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी, वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, फिर भी सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी अपने आप बंद हो गई। 1 सेकंड बाद फिर चालू हुई, लेकिन समय देखकर मेरा माथा ठनक गया। घड़ी में रात के 12:45 बजे थे। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी, उसमें 11 से 18 बज रहे थे। दोनों घड़ियों में लगभग 1.5 घंटे का फर्क था। भैया, इमरान की आवाज फिर सुनाई दी, मेरे मोबाइल का समय भी बदल गया है। मैंने उसकी स्क्रीन की तरफ देखा। मोबाइल में भी अम्बाला बाटो से पिनमारन ही दिख रहा था। उसी पल पूरे ट्रक की हेडलाइट एक बार तेजी से झपकी और फिर सड़क के बीचों बीच बारिश में भीगा हुआ एक पुराना मालवाहक ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक की सबसे अजीब बात यह थी
उसकी लाल टेल लाइटें जल रही थीं, लेकिन उसके आसपास एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत अपनी स्पीड कम कर दी। सामने चल रहा वह पुराना ट्रक बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह जंग लगी हुई थी। पीछे का कंटेनर जगह जगह से टूटा हुआ था और उस पर मिट्टी की इतनी मोटी परत जमी थी जैसे वह कई सालों से धुला ही न हो। सबसे अजीब बात, उस ट्रक की नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी, सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखाई दे रहे थे, पुमोर 179। इमरान ने ध्यान से उसे देखा और धीरे से बोला, भैया, इतनी सुनसान सड़क पर यह ट्रक अचानक आया कहां से? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, फिर लगातार, लेकिन सामने वाले ट्रक पर कोई असर नहीं हुआ। न उसने रास्ता दिया, न उसकी स्पीड बदली। मैंने दाईं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश की। जैसे ही हमारा ट्रक उसके बराबर पहुंचा, मैंने उसकी ड्राइविंग सीट की तरफ देखा और मेरी सांस अटक गई। ड्राइवर सीट खाली थी, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, लेकिन उसे चलाने वाला वहां कोई नहीं था। मैंने घबराकर तुरंत अपना ट्रक पीछे कर लिया। भैया, क्या हुआ? इमरान ने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है। इमरान ने भी खिड़की से झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने वाले ट्रक की दोनों ब्रेक लाइटें एक साथ जल उठीं। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। हमारा ट्रक चीखता हुआ सड़क पर फिसलने लगा। दोनों ट्रकों के बीच अब मुश्किल से कुछ ही फीट का फासला बचा था, लेकिन अगले ही पल जो ट्रक अभी हमारे सामने था, वह अचानक घने धुएं की तरह हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। सड़क फिर से बिल्कुल खाली थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस ट्रक का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। मैं और इमरान कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक बार फिर सड़क के चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने कई किलोमीटर तक सिर्फ खाली सड़क थी, न कोई ट्रक, न कोई गाड़ी, और न ही उस पुराने ट्रक के टायरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी यहां था ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। इमरान बार बार पीछे मुड़कर कंटेनर की तरफ देख रहा था। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, एक बात पूछूं? हाँ, बोल। अगर सामने वाला ट्रक सच में था तो वह गया कहां? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बात बदलने की कोशिश की। शायद बारिश और धुंध की वजह से हमें भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से यह बात निकली, ट्रक के अंदर अपने आप एक ठंडी हवा का झोंका चला। दोनों खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, फिर भी वह हवा सीधे हमारे चेहरों से टकराई। उसी के साथ पूरे केबिन में एक अजीब सी गंध फैल गई। वह किसी फूल की खुशबू नहीं थी, न किसी जानवर की बदबू, बल्कि ऐसी गंध जैसे कोई बहुत पुरानी बंद जगह अचानक खोल दी गई हो। इमरान ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। भैया, ये कैसी बदबू है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे कंटेनर से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। लेकिन इस बार आवाज किसी सामान के हिलने जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से लोहे के दरवाजे पर अपनी मुट्ठियों से दस्तक दे रहा हो। और फिर पहली बार हम दोनों ने बिल्कुल साफ सुना, कोई है, दरवाजा खोल दो। मैं और इमरान एकदम जड़ हो गए। केबिन के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया कि ट्रक के इंजन की आवाज भी बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती। शायद हवा की वजह से कोई अजीब गूंज पैदा हुई होगी। लेकिन अगले ही पल फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ, कृपया दरवाजा खोल दो। मेरा दम घुट रहा है। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ने लगे। तभी इमरान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बोला, याद है उस सिक्योरिटी वाले ने क्या कहा था? चाहे अंदर से कैसी भी आवाज आए, कंटेनर नहीं खोलना। उसकी बात सुनते ही मुझे वह चेतावनी याद आ गई। मैंने तुरंत अपना पैर एक्सीलरेटर पर और जोर से दबा दिया। ट्रक फिर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक पूरे ट्रक में एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम।
ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज ने कंटेनर के अंदर पूरी ताकत से दीवार पर वार किया हो। इमरान घबराकर अपनी सीट से उछल पड़ा। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। कंटेनर बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, सील भी अपनी जगह लगी हुई थी। लेकिन उसके अगले ही पल कंटेनर के दोनों दरवाजे धीरे धीरे बाहर की तरफ फूलने लगे, जैसे अंदर से कोई पूरी ताकत लगाकर उन्हें धक्का दे रहा हो। लोहे की मोटी चादरें चरमराने लगीं। खड़ खड़ खड़। इमरान की कांपती आवाज निकली, भैया, अगर अंदर सिर्फ मशीनें हैं तो उन्हें धक्का कौन दे रहा है? इमरान की बात सुनकर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार कंटेनर बिल्कुल शांत था। लोहे के दरवाजे अपनी जगह पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली। शायद हम दोनों डर की वजह से हर चीज ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी सभी लाइटें एक साथ जलने और बुझने लगी। हेडलाइट, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, सब कुछ। इंजन चल रहा था, फिर भी पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पागलों की तरह झिलमिला रहा था। इमरान घबराकर बोला, भैया, ट्रक में ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? मैंने सिर हिलाया, कभी नहीं। अचानक पूरे केबिन की लाइटें बंद हो गईं। अब सिर्फ हेडलाइट की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। उसी पल एफएम रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस पर कोई गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ तेज खर्रा खर्र की आवाज आ रही थी। फिर उस शोर के बीच एक भारी आवाज सुनाई दी, राघव। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने इमरान की तरफ देखा, उसने भी वह आवाज सुन ली थी। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, राघव, गाड़ी रोक दो। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये आवाज मेरे पिता की थी, वही लहजा, वही आवाज जो मैं बचपन से सुनता आया था। एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया, मेरे पिता की मौत हुए 8 साल हो चुके थे। रेडियो से फिर वही आवाज आई, बेटा, मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं, बस एक बार गाड़ी रोक दो। और तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे बारिश में भीगा हुआ, मुझे बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखने वाला एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने ब्रेक पर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन उसी पल इमरान ने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, नहीं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं जैसे किसी गहरी तंद्रा से बाहर आ गया। मैंने फिर सड़क के किनारे देखा, वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे पिता जैसा था। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मेरी आंखों के सामने बचपन की न जाने कितनी यादें घूमने लगीं। उनके साथ किया पहला सफर, पहली बार ट्रक चलाना, उनकी डांट, उनकी हंसी, सब कुछ। एक पल के लिए मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मेरे पिता नहीं है। तभी इमरान जोर से बोला, भैया, उनकी आंखों में देखिए मत। मैंने घबराकर दोबारा उस आदमी की तरफ देखा और इस बार मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका चेहरा अब भी मेरे पिता का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं था। उसके होंठ धीरे धीरे फैलने लगे और कुछ ही सेकंड में उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं रही। वह अस्वाभाविक रूप से कानों तक फैल चुकी थी। मैंने बिना एक पल गंवाए एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक तेजी से उसके सामने से निकल गया। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। वह बस उसी अजीब मुस्कान के साथ सड़क के किनारे खड़ा रहा। करीब 1 मिनट तक केबिन में कोई कुछ नहीं बोला। मेरी सांसें अभी भी बेकाबू थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इमरान, अगर तुम मुझे नहीं रोकते? वह मेरी बात बीच में ही काटते हुए बोला, भैया, वह आपके पिताजी नहीं थे। फिर वह कौन था? इमरान ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, वह अभी भी हमारे पीछे खड़ा नहीं है, वह हमारे कंटेनर के ऊपर बैठा हुआ है। इमरान की बात सुनते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कंटेनर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी धुंधली परछाई नजर आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, इमरान, घबराओ मत, शायद तुम्हें कुछ गलत दिखाई दिया है।
उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर लगातार पीछे ही टिकी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वह हमारे कंटेनर के ऊपर बैठा है और वह हमें ही देख रहा है। इतना सुनते ही कंटेनर की छत से किसी भारी चीज के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। आस्तक, आस्तक, आस्तक। हर कदम के साथ पूरा ट्रक हल्का हल्का हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेहद भारी चीज कंटेनर की छत पर चल रही हो। मैंने एक्सीलरेटर और दबा दिया। स्पीडोमीटर अब 90 के पार पहुंच चुका था, लेकिन छत पर चलने की आवाज बंद नहीं हुई। अचानक वह आवाज हमारे ठीक सिर के ऊपर आकर रुक गई। पूरा केबिन एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर डडे-दुड़ाम किसी ने इतनी जोर से केबिन की छत पर हाथ मारा कि मैं और इमरान दोनों उछल पड़े। इमरान के मुंह से चीख निकल गई। भैया, वह आगे आ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले विंडशील्ड के ऊपर से 2 लंबे, काले और अस्वाभाविक उंगलियां धीरे धीरे नीचे लटकने लगी। उनके नाखून लोहे की तरह लंबे और नुकीले थे। वे शीशे पर रगड़ खाने लगे। ट्रर! उस आवाज ने पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। और फिर बारिश के बीच विंडशील्ड के ठीक ऊपर से एक चेहरा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। लेकिन वह चेहरा मेरे पिता का नहीं था। वह चेहरा इंसान का लग ही नहीं रहा था। उसकी त्वचा राख की तरह धूसर थी, आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। होंठ फटे हुए थे और उन पर एक अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होकर नीचे गिर रही थीं, लेकिन वह बिना पलक झपकाए लगातार मुझे ही देख रहा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया। फिर उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज मेरे पिता की निकली। राघव, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? मैंने घबरा कर नजर दूसरी तरफ घुमा ली। मुझे साफ समझ आ चुका था कि जो भी था वह मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था। इमरान ने तुरंत डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा ताबीज उठाया। यह ताबीज उसकी अम्मी ने सफर पर निकलते समय दिया था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में दुआ पड़ने लगा। उसी पल विंडशील्ड पर झुका वह चेहरा अचानक पीछे हट गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। अगले ही पल पूरे ट्रक के अंदर एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और उन सब के बीच लोहे पर किसी के नाखून घिसने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। मैंने दोनों कानों पर जोर डालकर सड़क पर ध्यान रखने की कोशिश की। तभी हेडलाइट की रोशनी बहुत दूर एक पुराने लोहे के फाटक पर पड़ी। फाटक के ऊपर जंग लगा हुआ एक बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आम काला घाट दर्रा, आगे 5 किलोमीटर। बोर्ड के नीचे किसी ने सफेद रंग से एक चेतावनी लिख रखी थी। बारिश की वजह से आधे शब्द मिट चुके थे, लेकिन जो शब्द साफ दिखाई दे रहे थे उन्हें पढ़ते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर पीछे से कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। मैंने बोर्ड पर लिखी चेतावनी पढ़ी और बिना एक पल गंवाए एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह इस रास्ते से बाहर निकलना है। लेकिन तभी पीछे से बिल्कुल मेरे पिता की आवाज आई, राघव बेटा, एक बार पीछे तो देख। मेरे हाथ अनजाने में स्टीयरिंग से ढीले पड़ने लगे। मैं लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था कि इमरान जोर से चिल्लाया, भैया नहीं। उसकी आवाज ने मुझे होश में ला दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत सड़क पर ध्यान लगाने में लगा दी। उसी समय कंटेनर के अंदर से एक आखिरी बार भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा ट्रक जोर से हिल गया। ऐसा लगा जैसे कंटेनर के भीतर बंद कोई चीज बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ ही मिनट बाद दूर एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाई दिया, स्काला घाट दर्रा समाप्त। जैसे ही हमारा ट्रक उस बोर्ड के आगे पहुंचा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। कंटेनर से आती आवाजें बंद हो गईं, रेडियो अपने आप बंद हो गया, बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। कंटेनर बिल्कुल शांत था। उसकी सील भी पहले की तरह सही सलामत लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 1 घंटे में कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हम समय पर गोदाम पहुंच गए। वहां पहले से वही सुरक्षा अधिकारी हमारा इंतजार कर रहा था।
उसने बिना कुछ पूछे कंटेनर की सील देखी और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो। ज्यादातर ड्राइवर इस रास्ते से लौटकर नहीं आते। मैंने उससे पूछना चाहा कि उस कंटेनर में आखिर था क्या, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कंटेनर को तुरंत दूसरी गाड़ी में ले जाया गया और कुछ ही मिनटों में वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे कितना भी बड़ा किराया क्यों न मिले, मैं आधी रात के बाद कभी काला घाट दर्रेन का रास्ता नहीं चुनूंगा। आज भी जब कोई नया ट्रक ड्राइवर उस रास्ते का नाम लेता है तो मैं उसे सिर्फ एक ही सलाह देता हूँ, वो कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और किस्मत को परखने के लिए बने होते हैं।